हेलो बच्चों, आप सभी को टैलेंट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। ड्यू सोल का इम्पोर्टेंट नोट्स बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर पार्ट टू है। ये पॉलिटिकल साइंस का है। एक पार्ट इसका नोट्स का अपलोड हो चुका है। तो बच्चों जो भी हमारे चैनल पे आ रहे हैं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि पार्ट टू का क्वेश्चन क्या है और पॉलिटिकल साइंस का। ओके, बीए प्रोग्राम। तो बच्चों देखिए, ये रहा आप लोग का क्वेश्चन। नरम दल और गरम दल द्वारा अपनाए गए स्वतंत्रता आंदोलन के तरीके में भिन्नता की चर्चा कीजिए। नरम दल और गरम दल में अंतर बताइए। तो दोनों क्वेश्चन सेम ही है। ओके, तो इसका नोट्स है। अगर आता है नरम दल और गरम दल के बारे में कुछ भी पूछता है तो आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए, नरम दल का गठन भारत की स्वतंत्रता से पहले कांग्रेस पार्टी के दो खेमों में विभाजित होने के कारण हुआ था। देखिए, नरम दल और गरम दल कब विभाजित हुआ? जब कांग्रेस पार्टी स्वतंत्र स्वतंत्रता से पहले कांग्रेस पार्टी के दो खेमों में विभाजित होने के कारण हुआ था। नरम दल, एक बना था नरम दल और एक बना था गरम दल, जिसमें जिस खेमे का नेतृत्व मोतीलाल नेहरू कर रहे थे वो खेमा नरम दल कहलाया। जब सरकार को बनाने को लेकर कांग्रेस के सदस्यों के मन में मतभेद उत्पन्न हुआ तो पार्टी का विभाजन दो हिस्सों में हो गया। ओके बच्चों, आप लोगों को समझ में आया? ये स्वतंत्रता संग्राम के पहले ही नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया था कांग्रेस पार्टी। पहले सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही था शुरू में। ओके, चलिए अब देखते हैं आगे क्या है। जिसमें एक का नाम नरम दल पड़ा और दूसरे का नाम गरम दल, जिसे गंगाधर तिलक समर्थन कर रहे थे। किसका? बाल गंगाधर तिलक समर्थन कर रहे थे गरम दल का। ठीक है ना? मोतीलाल नेहरू जो थे वो नरम दल का खेमा का सदस्य थे। ठीक है ना? ऐसा मतभेद उत्पन्न होने के कारण यह था कि मोतीलाल नेहरू चाहते थे कि स्वतंत्र भारत की सरकार अंग्रेजों के साथ कोई मिलकर संयोजक सरकार बनाए। देखिए, अब देखिए क्या कह रहे हैं कि मोतीलाल नेहरू जो चाहते थे, जो कि नरम दल के नेता जो थे, कि चाहते थे कि स्वतंत्र भारत की सरकार जो है अंग्रेजों के साथ मिलकर सरकार बनाए, यानी मिलकर बनाए। जो बात बाल गंगाधर तिलक जो थे उनको अच्छा नहीं लगा। नहीं भाई, जिसके कारण दो दल का निर्माण हो गया। उसी के चलते क्या हो गया? दो दल में बट गया। जहाँ एक दल का नाम गरम दल पड़ा था तो दूसरी ओर दूसरा दल गंगाधर तिलक ने बनाया, जिसे गरम दल नाम दिया गया। गंगाधर तिलक का मानना था कि यदि अंग्रेजों के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे तो ये भारत के साथ फिर धोखा होगा। ठीक है ना? बाल गंगाधर तिलक चाहते थे कि अंग्रेजों के साथ मिलकर सरकार नहीं बनाया जाए। अगर बनाया जाएगा तो भारत के लोगों के साथ क्या होगा? धोखा होगा। ठीक है, तो इनका कहना सही था। जो गुलाम किया लोग, उन्हीं के साथ फिर मिल के क्यों हम सरकार बनाएंगे? ठीक है ना? तो इनका सोच सही था बाल गंगाधर तिलक का। ये वंदे मातरम का नारा लगाते थे। ठीक है, जो मोतीलाल नेहरू को पसंद नहीं था। वंदे मातरम का नारा कौन लगाता था? बाल गंगाधर तिलक ने, जो कि मोतीलाल नेहरू जो थे उनको पसंद नहीं आता था, क्योंकि इससे भारतीयों के मन में अनेक देश के लिए प्रेम जग सकता था। क्योंकि कह रहे हैं कि इससे भारतीय के मन में उनके देश के लिए क्या होता था? प्रेम जग सकता था। जबकि मोतीलाल नेहरू बस अंग्रेजों के आगे पीछे घूमने और उनकी चापलूसी करने वालों में से एक थे। ठीक है, मोतीलाल जो नेहरू थे वो क्या थे? अंग्रेजों के क्या थे? चमचा बोल सकते हैं। चमचा बेलचा करते थे, मतलब इधर से उधर आगे पीछे करते रहते थे। ठीक है ना? क्योंकि उनको अंग्रेजों से सपोर्ट था ना, अंग्रेजों में उनको इज्जत मिलता होगा, या अंग्रेज ज़्यादा इनको देता होगा मानदान। तो बाल पहले गंगाधर तिलक और मोतीलाल नेहरू दोनों ही कांग्रेस का हिस्सा थे। पहले क्या था? सब लोग तो कांग्रेस में ही था। लेकिन जब मोतीलाल नेहरू का प्रस्ताव अंग्रेजों के हित में देखा तो गंगाधर तिलक ने इसका विरोध किया, और जब दोनों से में सुलह नहीं हुई तो गंगाधर तिलक ने पार्टी
छोड़ने का फैसला कर लिया, जिसके बाद उन्होंने अपना दल बनाया जिसका नाम गरम दल पड़ा। ठीक है, देखे कैसे हुआ नरम दल और गरम दल का कैसे बंटवारा हुआ। आप लोग देखिए, एक ही पार्टी से ये निकला है। ओके बच्चों, तो ये बहुत पॉइंट वाइज एकदम लिखा गया है, और जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक्स और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को, तो प्लीज़ आप लोग कर लें, और अपने अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर करें कि वो लोग भी पढ़ें, क्योंकि बुक अभी अवेलेबल नहीं है। आप लोग एकदम से आप लोग पेपर के समय आप लोग से नहीं हो पाएगा, इसलिए थोड़ा बोड़ा आप लोग पढ़िए। यहाँ से आप लोग के लिए ही मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ। ओके बच्चों, ये मत सोचिए कि अभी पेपर नहीं हो रहा है तो मैं नहीं पढ़ूँ, ये गलत बात है, और थोड़ा मोड़ा आप लोग को पढ़ना चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नरम दल की शुरुआत भारत की आज़ादी से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो खेमों में विभाजित होने के कारण हुई, जिसमें एक खेमे के समर्थक बाल गंगाधर तिलक थे और दूसरे खेमे के मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, ये पहले भी हम लोग जान गए हैं। इनमें सरकार बनाने को लेकर मतभेद था। मोतीलाल नेहरू चाहते थे कि भारत की सरकार अंग्रेजों के साथ कोई संयोजक सरकार न हो। ठीक है ना। जबकि देखिए, मोतीलाल नेहरू चाहते थे कि भारत की सरकार अंग्रेजों के साथ कोई संयोजक सरकार बने, जबकि गंगाधर तिलक चाहते थे, कहते थे कि अंग्रेजों के साथ मिलकर सरकार बनाना तो भारत की जनता को धोखा देना होगा। ठीक है, इस मतभेद के कारण लोकमान्य तिलक कांग्रेस से निकल गए। ठीक है, और उन्होंने गरम दल बनाया। कौन बनाया था? लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक। शुरुआती दौर में नरम दल ने बड़ी ही सीधे और सुलझे तरीके से अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य था जनता को राजनीति तौर पर प्रशिक्षित करना, साथ ही राष्ट्रीय स्तर के प्रश्नों पर जन जागृति फैलाना। ठीक है ना, शुरुआती दौर में यही करता था लोग, नरम दल के लोग। यह कार्य गठन और देश का स्तर पर उन्होंने बेखूबी किया, क्योंकि राष्ट्र निर्माण की लंबी प्रक्रिया के प्रति वे सचेत रहे। परंतु नरम दल पंथी अपने समय में कोई ठोस उपलब्धि प्राप्त नहीं कर पाए। उन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध गुस्सा तो जरूर जगाया, लेकिन अपनी कमजोरियों के कारण राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रभावी आंदोलन खड़ा करने में असफल रहा। ओके बच्चों, नरम दल की असफलता के कारण उनकी आपसी अंतर्विरोध भी था, जिसने उनके आधार को फैलने से रोका। आपस में भी उन लोगों को बहुत मतभेद था। ठीक है ना, जो भी नरम दल के लोग थे। वास्तव में ये उच्च सामाजिक पृष्ठभूमि के संपत्तिशाला और अभिजात वर्ग के अंग्रेजी भाषी लोग थे, जिसमें वकील, उद्योगपति, भूस्वामी, चिकित्सक, पत्रकार, शिक्षार्थी और सुधारक शामिल थे। ठीक है ना, क्योंकि इन लोगों को अंग्रेजों से बहुत मतलब मदद मिला होगा, तभी ये लोग नरम दल को पकड़ा था, और अंग्रेजों के साथ मिलकर फिर से अपना देश को गुलाम बनाना चाहता था लोग। भूस्वामी वर्ग के लोग कभी भी किसानों के मुद्दे पर अपनी स्पष्ट राय नहीं रख पाते थे। प्रतिनिधियों और औद्योगिक वर्ग से संबंध होने के कारण नरमपंथी स्त्रियों और बच्चों के काम की दशाओं, फैक्ट्री मजदूर की स्थिति और उनके अधिकार आदि विषयों पर तथा खदान मजदूर और मजदूर समर्थक नीतियों को खुलकर समर्थन करने से कतराते थे। कौन? नरम दल के लोग। अनुपातिक दृष्टि से भी स्वर्ण हिंदुओं का कांग्रेस पर प्रभुत्व बना रहा। मुसलमानों का प्रतिनिधित्व ना के बराबर था, जिसका खमियाजा नरम दल को भुगतना पड़ा। ठीक है ना, मुस्लिम लोग नरम दल में नहीं थे। यही कारण था कि 1888 में इस नियम की घोषणा की गई कि अगर हिंदू या मुसलमान प्रतिनिधियों का भारी बहुमत किसी प्रस्ताव पर आपत्ति करेगा, तो वह प्रस्ताव पारित नहीं होगा। ठीक है, अब मुस्लिमों को ललचाने के लिए ये सब कहा गया है। आम जनता को भी इन नरमपंथियों का कम ही भरोसा था। इसका कारण एक तो नरमपंथी आम जनता के बीच के लोग नहीं थे, और दूसरा तकनीकी, आर्थिक या संवैधानिक मामलों को समझ आम जनता को नहीं थी। लेकिन जनमानस की इन भावनाओं को कुचलने का अर्थ है
जनता से नेताओं, अलगाव एवं दुराव। ओके बच्चों, एकदम पॉइंट वाइज है। नरमपंथियों ने केवल सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक पिछड़ेपन को ही देखा। ठीक है, नरमपंथी केवल किसको देखा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पिछड़ेपन को ही देखा। उनके अंदर छिपी ताकत, शौर्य तथा बलिदान की क्षमता को नहीं पहचाना, जिसकी काफी जरूरत थी। लेकिन इसके बावजूद नरमपंथियों की उपलब्धियों को भी उपेक्षित नहीं किया जा सकता है। उन्होंने तकनीकी भारतीय समाज को नेतृत्व प्रदान किया। सामान्य हित के सिद्धांतों पर आम सहमति बनाने से लेकर इसकी जागृति फैलाने तक का श्रेय नरमपंथियों को ही जाता है। उन्होंने इस बात का सफल प्रचार कि सारे लोग भारत के ही नागरिक हैं और हमारा एक ही शत्रु है, अंग्रेजी शासन। ठीक है ना? अब बाद में फिर बोलने लगा लोग कि हमारा एक ही दुश्मन है, कौन? अंग्रेजी शासन। अब फिर अंग्रेजों के साथ मिलकर क्यों फिर शासन बना रहे, सरकार बनाना चाहते थे भाई? इन्हीं उदारवादी नेताओं ने 1885 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक कांग्रेस का मार्गदर्शन किया। इसलिए भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में इस काल को उदारवादी युग कहा जाता है। अब यहाँ पे नरम दल और गरम दल में कुछ अंतर यहाँ पे दिखाया गया है। दोनों ही कांग्रेस, नरम दल और गरम दल दोनों ही कांग्रेस के विभाजन से बने दल थे, जिसमें एक का नाम नरम दल और दूसरे का नाम पड़ा गरम दल था। ठीक है, नरम दल का नेतृत्व मोतीलाल नेहरू करते थे और गरम दल का नेतृत्व लोकमान्य तिलक करते थे। ठीक है ना? पता ही आप लोग को, मैंने बता दिया है। नरम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था? मोतीलाल नेहरू। और गरम दल का बाल गंगाधर तिलक ने, लोकमान्य तिलक। गरम दल के नेता लोकमान्य तिलक एवं क्रांतिकारी की तरह थे, जो हर जगह वंदे मातरम गाया करते थे। गरम दल के जो नेता थे लोकमान्य तिलक, एक क्रांतिकारी मूड के लोग थे, जो हर जगह का कौन सा गाना गाते थे? वंदे मातरम। वही दूसरी ओर नरम दल के नेता मोतीलाल नेहरू थे, जो अंग्रेजों का समर्थन करते थे। अंग्रेज का समर्थन, यानी अंग्रेज के चमचे थे। नरम दल के लोग अंग्रेजों के साथ रहना, उनको सुनना, उनकी बैठकों में शामिल होना, हर समय अंग्रेजों से समझौते में रहते थे। जबकि गरम दल के लोग अंग्रेजों के पसंद नहीं करते थे, अंग्रेजों को पसंद नहीं करते थे, बिल्कुल भी नहीं करते थे। कौन? गरम दल के लोग। वंदे मातरम अंग्रेजों को बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए गरम दल वाले वंदे मातरम गाते थे। जबकि नरम दल वाले गरम दल को चिढ़ाने के लिए 1911 में लिखा गया गीत जनगण मन गाया करते थे। ठीक है, नरम दल वाले गरम दल को चिढ़ाने के लिए 1911 में ही जनगण मन गाया करते थे। ठीक है, 1911 में ही। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। नरम दल वाले अंग्रेजों के चमचे थे, इसलिए उन्होंने मुस्लिम के मन में ये बात डाल दी कि उन्हें वंदे मातरम नहीं गाना चाहिए, क्योंकि इसमें बुत परस्ती, मूर्ति पूजा है। जिस कारण मुस्लिम ने वंदे मातरम गाना छोड़ दिया था। उस दौरान मुस्लिम लीग भी बन गई थी, जिसके प्रमुख कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना था। नरम दल वाला फिर क्या किया? मुस्लिमों को भड़काया और फिर कहा कि इसमें देवी देवताओं का पूजा वाला है, तो इसलिए मुस्लिम ने कुछ छोड़ दिया। फिर मुस्लिम लीग का भी एक पार्टी बन गया था, और जिसका जो नेता जो था मोहम्मद अली जिन्ना थे। ओके, नरम दल तथा गरम दल में बहुत सी बातें एक सी थी, लेकिन अनेक राजनीतिक दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली प्रणाली में अंतर भी था। ठीक है ना? बहुत सारा मिलता जुलता था कुछ कुछ, लेकिन कार्य प्रणाली में क्या था? अंतर था। हम इस भाग में नरम दल और गरम दल के मध्य उन मतभेदों पर विचार करेंगे जिनके कारण सन 1907 में सूरत में कांग्रेस का विभाजन हुआ। इस बात पर भी विचार किया जाएगा कि इस विभाजन राष्ट्रीय आंदोलन को किस प्रकार प्रभावित किया। ओके बच्चों, तो ये सारा इसका विचार हम लोग किए हैं ऊपर, जो लास्ट पॉइंट में यहाँ पे लिखा गया है। ओके, तो यहीं पे समाप्त होता है। तो आप लोग थोड़ा सा ऊपर टाइम निकाल के पढ़ा कीजिए। आप लोग सोते समय कम से कम पढ़ लिया कीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है।
आप लोगों को कम से कम पता तो चलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, हमारा सिलेबस क्या है, कम से कम ये आप लोग को पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों। तो आप लोग बच्चों अभी तक जो भी बच्चे अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे तक आप लोगों को मदद मिल सके, मैं मदद कर सकूं आप लोगों को। ओके, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों।